हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। और मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग डॉक्टर राजेश मिश्रा सर की जो पॉलिटी की किताब है उसका अध्ययन करेंगे। और यह जो है बीपीएससी शिक्षक बिहार शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा होने वाली है TRE 4.0 PGT पॉलिटिकल साइंस, उसमें यह बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे प्रश्न जो हैं यह इस पुस्तक से आए हुए हैं। तो आज हम लोग जॉन लॉक से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसके जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे उसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है जॉन लॉक और इसमें जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना यहाँ से। तो आप लोग को यहाँ क्लियर दिखाई देता होगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि जॉन लॉक का जन्म जो है वो 1632 में हुआ था और 1704 तक, ठीक है। ये जो थे ये 17वीं शताब्दी के थे और ये इंग्लैंड के थे, ब्रिटिश के ये थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सामरसेट शहर में रिंगटन नामक स्थान पर हुआ था। 29 अगस्त 1632 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ था ये? तो ब्रिटेन में। ये जगह कहाँ था? तो ये जगह जो आपका था ये ब्रिटेन में था। कहाँ था? तो ये ब्रिटेन में था, ठीक है। अब जो है जॉन लॉक अनुभववाद के जन्मदाता थे, है ना। जॉन लॉक क्या थे? तो ये अनुभववाद, इसको याद रखेंगे, किसके जन्मदाता थे? तो ये अनुभववाद के जन्मदाता थे। अनुभववाद से तात्पर्य है कि ज्ञान 5 इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जो थे अनुभववाद के जन्मदाता थे, इसको याद रखेंगे इस चीज को। सेकंड आते हैं कि जॉन लॉक उदारवाद के पिता हैं। अगर प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है कि उदारवाद के पिता कौन है, तो किनका नाम आएगा? जॉन लॉक का नाम आएगा, उदारवाद के ये पिता, ठीक है। फिर है जॉन लॉक अधिकारों के सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं। जॉन लॉक जो हैं सो अधिकार के सिद्धांत, तो किस तरह के अधिकार के सिद्धांत? तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में नीचे दिया गया है कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। कौन से अधिकार के सिद्धांत के जन्मदाता हैं? तो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत के इनको जन्मदाता माना जाता है। किनको? तो जॉन लॉक को। अधिकारों के सिद्धांत में कौन से अधिकार? प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत, इसको याद रखेंगे। फिर है जॉन लॉक को सामान्य बुद्धि, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन सेंस का दार्शनिक माना जाता है, फिलोसफर। दार्शनिक को इंग्लिश में कहते हैं फिलोसफर, ठीक है। उसके बाद है कि वेपर भी कौन थे? तो ये भी एक फिलोसफर ही थे। इनका कहना था कि जॉन लॉक एक महान परंपरा का पहला प्रवक्ता, किस चीज का प्रवक्ता? तो उदारवाद का, तथा एक महान परंपरा का अंतिम प्रवक्ता हैं। ये कथन किनका कहना है? तो ये वेपर का कहना है। किनके बारे में? तो जॉन लॉक के बारे में कहना था। तो ये जो कथन है इसको भी याद रखेंगे कि ये वेपर का कहना था। किनके बारे में? तो जॉन लॉक के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आते हैं कि जॉन लॉक एक रिचर्ड हुकर थे, जिनकी रचना थी इक्लेसियास्टिकल पॉलिटी। इनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। कौन ज़्यादा प्रभावित थे? तो जॉन लॉक। तो ये भी नाम याद रखेंगे, रिचर्ड हुकर। इनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। फिर है जॉन लॉक की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो है, पुस्तक तो इन्होंने कई सारे पुस्तक लिखे हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो है इनका टू ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। इसका नाम जो है हम याद रखेंगे, इस पुस्तक का नाम, क्योंकि पुस्तक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस तरह के पुस्तक के लेखक कौन है, या मैच द फॉलोइंग करके भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पहले भाग में जॉन लॉक ने रॉबर्ट फिल्मर, किनका नाम है? तो रॉबर्ट फिल्मर जो थे, ये पुस्तक जो है सो 2 भाग में लिखी गई है। तो पहले भाग की बात हो रही है, तो पहले भाग में क्या है? रॉबर्ट फिल्मर इनका नाम है। इनकी पुस्तक थी पैट्रिचा और द नेचुरल पावर ऑफ
किंग्स का खंडन किया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, रॉबर्ट फिल्मर की ये पुस्तक जो है का जो नाम है इसको याद नहीं रखेंगे, ये पुस्तक लिखी है रॉबर्ट फिल्मर ने। इसी पुस्तक का खंडन किया है जॉन लॉक की जो पुस्तक है, इसमें खंडन किया है कि इसमें इन्होंने जो बात कही है कि राजा की प्राकृतिक शक्तियां का वर्णन किया गया है। इन्होंने रॉबर्ट फिल्मर की ये पुस्तक है जिसमें राजा की कुछ प्राकृतिक शक्तियां दी गई है, उसमें इन्होंने वर्णन किया है। लेकिन जॉन लॉक ने अपनी जो ये किताब लिखी है टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, उसमें इन्होंने इस बात का खंडन किया है कि राजा में प्राकृतिक शक्तियां विद्यमान नहीं है। इसका इन्होंने खंडन किया है। किसने? तो जॉन लॉक ने। इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है जॉन लॉक के अनुसार राजा को अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों को देने की शक्ति नहीं है। जॉन लॉक ने कहा है कि राजा के पास जो संपत्ति है, ठीक है, अपने उत्तराधिकारी को देने की शक्ति नहीं है। यानी कि राजा के पास जो उत्तराधिकारी बनता है उसको संपत्ति देने की शक्ति नहीं है। किसको नहीं है? तो राजा को नहीं है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन किया है। ठीक है, इसको याद रखें। किसका खंडन किया है? तो प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का इन्होंने खंडन किया है, जो फिल्मर ने दिया था, है ना। फिल्मर ने दिया था किसका सिद्धांत? तो रॉबर्ट फिल्मर ने दिया था कि प्राकृतिक शक्ति, राजा में प्राकृतिक शक्तियां विद्यमान है। इसका वर्णन किया था रॉबर्ट फिल्मर ने। इसका खंडन किया किसने? तो जॉन लॉक ने किया है इसका खंडन। पुस्तक के दूसरे भाग में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इस पुस्तक में 1688 की गौरवमयी क्रांति का समर्थन किया गया है। 1688 में क्रांति हुई थी, उसका समर्थन किसने किया है? तो जॉन लॉक ने किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है अनुभववाद। क्या है? अनुभववाद। तो जॉन लॉक ने एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग नामक रचना लिखी। ठीक है, आगे भी हम लोग एक पुस्तक का नाम यहाँ पे पढ़े हैं, ये पुस्तक जो सबसे फेमस है। और सेकंड यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये भी जॉन लॉक के द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, तो अनुभववादियों के अनुसार क्या है कि व्यक्ति का समूचा ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। मनुष्य के पास जितने भी विचारक हैं, उन्होंने अपनी विचारधारा प्रकट की है। इसमें जो है कोई भी जो पढ़ रहे हैं या फिर जो पढ़ा रहे हैं, जो भी व्यक्ति है, उसमें अपनी राय इसमें नहीं डाला जाएगा। ये इनकी विचारधारा है और इसको हम लोग को सीधा सीधी पढ़ना है। इसमें अपनी राय नहीं देखना है कि ये सही है कि गलत है, ये सब अपनी राय इसमें नहीं देना है। तो इन्होंने क्या किया कि अनुभववादियों के अनुसार व्यक्ति का समूचा ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। ये जॉन लॉक का कथन है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। इन्होंने कितनी ज्ञानेंद्रियों के? 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है अनुभववाद, ये जॉन लॉक का कहना है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है इसमें इन्होंने कहा है कि इस विश्व का ज्ञान, उसका औचित्य केवल अनुभव द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। फिर सेकंड है कि अनुभववाद के अनुसार व्यक्ति का मस्तिष्क जन्म से खाली स्लेट होता है, खाली स्लेट के समान होता है। तो ये जो है इसको ध्यान में रखेंगे कि अनुभववाद के अनुसार जो है इनका कथन है कि व्यक्ति का मस्तिष्क कैसा होता है? तो खाली स्लेट के समान होता है। अनुभववाद के अनुसार कोई भी ज्ञान प्रागानुभविक नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं अनुभववाद में बुद्धिवाद का विरोधी विचार है, क्योंकि बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान मूलतः अनुभव पूर्व या प्रागानुभविक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत, प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन किया है। किसने खंडन किया है? तो ये आपके जॉन लॉक। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि रॉबर्ट फिल्मर के बारे में अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि इन्होंने जो है
राजा की प्राकृतिक शक्तियों का वर्णन किया था, जिसको जॉन लॉक ने खंडन किया। 2 ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक जो इन्होंने लिखी है जॉन लॉक में, उसमें इस बात का खंडन किया गया है रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा। तो इसमें कहा गया है, फिल्मर के द्वारा यह कहा गया कि जिस प्रकार एक बच्चे का पिता पर प्राकृतिक नियंत्रण होता है, ठीक उसी प्रकार राजा का प्रजा पर स्वाभाविक रूप से नियंत्रण होता है। यह किसने कहा है? तो ये रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा कहा गया है। ठीक है। अब लॉक क्या कहते हैं? लॉक कहता है कि क्या, कि लॉक के अनुसार बच्चा अल्पवयस्क होता है। लॉक क्या कहता है कि बच्चा अल्पवयस्क होता है, इसलिए पिता बच्चे को निर्देश दे सकता है, परंतु राजा प्रजा को निर्देश नहीं दे सकता है। ठीक है। बच्चा अल्पवयस्क होता है, इसीलिए पिता बच्चे को निर्देश दे सकता है, लेकिन परंतु राजा प्रजा को निर्देश नहीं दे सकता है, क्योंकि प्रजा बच्चे नहीं हैं। इसीलिए व्यक्ति पर शासन करने का एक ही उपाय है, व्यक्ति से सहमति प्राप्त करना। ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं वो किसके द्वारा कही गई है? तो जॉन लॉक के द्वारा कही गई है। आगे बढ़ते हैं। अब है पितृसत्तात्मक राज्य का खंडन किया है किसके द्वारा? जॉन लॉक के द्वारा। इसमें क्या है कि जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन किया, इसको याद रखेंगे, जिसका उल्लेख रॉबर्ट फिल्मर ने किया था। प्राकृतिक अधीनता का सिद्धांत का उल्लेख किसने किया? रॉबर्ट फिल्मर ने, जिसको खंडन किया जॉन लॉक ने। अब जॉन लॉक के अनुसार क्या है कि व्यक्ति पर राज्य का नियंत्रण व्यक्तियों के सहमति के बाद ही संभव है। ये इनका विचार था। किसका विचार? तो लॉक का विचार है कि व्यक्ति पर राज्य का नियंत्रण व्यक्ति की सहमति के बाद ही संभव है ना। इसको ध्यान में रखेंगे। फिर क्या है कि जॉन लॉक कहता है कि पिता का बच्चे पर नियंत्रण एवं राज्य का नागरिकों पर नियंत्रण से अलग होता है। ये दोनों को अलग अलग चीजें बताई कि पिता का बच्चा पर नियंत्रण ये अलग चीज है और राज्य का नागरिकों पर नियंत्रण ये अलग बात है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एक तरह से जॉन लॉक ने जो अपने विचार दिए उसका सारा सार यहीं पे है कि इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट माना है प्राकृतिक अधिकार, है ना। और प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का जन्मदाता भी किसे माना जाता है? तो जॉन लॉक को ही माना जाता है। और जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार के 3 तरह के अधिकार को माना है, जिसको हम अभी आगे देखते हैं। ठीक है। तो हम लोग पेज 1 पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 2 में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि देखिए अब जो है जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा संपत्ति के अधिकार को शामिल किया है। 3 प्रकार के अधिकार शामिल हैं। ठीक है। जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत 3 प्रकार के अधिकार शामिल है: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार। और इन तीनों अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण जॉन लॉक ने किसको माना है? तो संपत्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण माना है। सबसे महत्वपूर्ण किसको माना है? जॉन लॉक ने तीनों अधिकारों में तो संपत्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण माना है। अब क्या है कि जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्व प्रदान किया। जीवन स्वतंत्रता के अधिकार को भी संपत्ति के अधिकार में ही निहित माना। इन्होंने क्या काम किया? सबसे इम्पोर्टेंट इनका मानना था कि संपत्ति का अधिकार सबसे जरूरी चीज है, तीनों में महत्वपूर्ण है। जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार जो है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार को भी संपत्ति के अधिकार में ही निहित माना। इनका कहना था कि अगर संपत्ति ही नहीं रहेगा तो मानव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, कुछ अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति के अधिकार को ही माना। अब जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार जन्मजात रूप में प्राप्त है। इनका कहना था कि प्राकृतिक अधिकार जो मनुष्य को जन्मजात रूप में ही प्राप्त है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे कि त्वचा का रंग,
ये जब व्यक्ति जन्म लेता है, जब बच्चे जन्म लेते हैं, तभी से रंग जो है उसका गोरा काला जैसा भी रंग है वो प्रकृति की देन है। तो उन्होंने इस तरह के एग्जाम्पल दिए। ठीक है। अब जॉन लॉक के विचार से एक अमेरिकी जो विद्वान थे, जो संविधान निर्माता थे, वो बहुत प्रभावित हुए और उनका नाम था जेफरसन। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था जेफरसन, ठीक है, एवं मेडिसन। ये दो नाम है जो अमेरिकी संविधान निर्माता है, वो दोनों जो है जॉन लॉक से बहुत ही प्रभावित हुए। इसके बाद क्या है, जेफरसन का कहना था कि व्यक्ति को जीवन स्वतंत्रता एवं सुख लेने का अधिकार है। व्यक्ति को जीवन स्वतंत्रता एवं सुख लेने का अधिकार व्यक्ति को एकदम है। फिर जॉन लॉक के बाद प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया थॉमस पेन। इन्होंने भी क्या काम किया कि प्राकृतिक अधिकार जो उसका समर्थन किया। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि प्राकृतिक अधिकार का समर्थन किसने किया। 2-4 नाम दिए होंगे, उसमें थॉमस पेन का भी नाम होगा, तो हम लोग किस पे टिक करेंगे? तो थॉमस पेन पे हम लोग उस पर सही करेंगे। इसके बाद है कि अतः व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकारों को कभी छीना नहीं जा सकता है। अब देखिए, अब है बेंथम की बारी। बेंथम का कहना क्या था? तो बेंथम ने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की। बेंथम जो थे अपने आप में बहुत बड़े विचारक थे और इसने क्या काम की, इसकी आलोचना कर दी कि प्राकृतिक अधिकार जो है वो बकवासों का बकवास से बढ़कर बकवास है। इसने बेंथम ने क्या कहा कि प्राकृतिक अधिकार क्या है? बकवास है, बकवासों से बढ़कर बकवास है। ठीक है, ये बेंथम का कहना था। बेंथम के अनुसार राज्य एवं सरकार से पहले अधिकारों की कल्पना अतार्किक है। राज्य एवं सरकार से पहले अधिकार। और लॉक का कहना था कि अधिकार क्या है? प्राकृतिक है, जो हमें जन्मजात प्राप्त है। और जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना एडमंड बर्ग तथा रूसो ने भी की है। ठीक है, इसकी आलोचना तो बेंथम ने की है, फिर एडमंड बर्ग, रूसो, इस सब विचारक जो थे इसने भी प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की है। अब हम लोग आते हैं संपत्ति के अधिकार के बारे में, थोड़ा जानते हैं कि इसके बारे में जो है क्या कहना था। इसको 2 पार्ट में इस वीडियो को हम लोग पढ़ेंगे, तो थोड़ा संपत्ति के विचार को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें मैकफर्शन जो ये भी एक दार्शनिक ही थे, उसने जॉन लॉक द्वारा राज्य व सरकार के निर्माण का मूल्य उद्देश्य संपत्ति के सिद्धांत को औचित्य प्रदान करना था, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को जॉन लॉक जो है सबसे महत्वपूर्ण मानता था कि संपत्ति के अधिकार जो है वो बहुत ही जरूरी है, इसके बिना मानव का अस्तित्व ही नहीं है। तो मूल उद्देश्य क्या था कि मूल उद्देश्य था संपत्ति सिद्धांत को औचित्य प्रदान करना। संपत्ति को प्रभाषित करते हुए जॉन लॉक ने कहा कि संपत्ति क्या है? व्यक्तियों का व्यक्तित्व और उनके स्वामित्व में स्थित वस्तुएं हैं। संपत्ति मतलब जो चीज़ हम अर्जन करते हैं, जो चीज़ उसके हम स्वामी बन जाते हैं, चाहे वो वस्तु हो या धन हो, कुछ भी हो। और यहाँ पे संपत्ति का आशय क्या माना है? तो संपत्ति का आशय जो है वो वस्तुओं से है। संपत्ति का आशय किस चीज से है? तो भूमि एवं वस्तुओं से है। जॉन लॉक ने मूल्य के श्रम सिद्धांत के निर्माण करते हुए कहा कि व्यक्ति प्राकृतिक वस्तुओं में अपना श्रम मिलाकर उसका स्वामी बन जाता है। क्या मिलाकर? श्रम से क्या? जैसे कि कोई भी काम है, कुछ है, जैसे कि फसल ही काटना है, जब तक हम उसको काम नहीं करेंगे, श्रम उसमें मेहनत नहीं करेंगे, तब तक उस अनाज के मालिक कैसे बन सकते हैं, उसका स्वामी कैसे बना जा सकता है। तो उन्होंने श्रम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार प्रकृति ने पर्याप्त वस्तुएं दी है। व्यक्ति का मूल उद्देश्य अपने श्रम द्वारा अर्जित संपत्ति को सुरक्षित रखना। जॉन लॉक संपत्ति पर प्रतिबंध भी लगाता है। संपत्ति दूसरे के लिए छोड़ना चाहिए तथा संपत्ति को नष्ट न किया जाए। ये चीज़ है संपत्ति के बारे में। तो इस वीडियो को जो है हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे जॉन लॉक का, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है,
तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। सेकंड पार्ट इसका आएगा जॉन लॉक का, क्योंकि थोड़ा सा ये विचारक जो है इनके विचार थोड़ा बड़े हैं, और इसके बारे में हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी आएंगे प्रतिदिन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।